हेलो एवरीवन। बहुत ज़्यादा पैनिक है, इतनी टेंशन ले रहे हो बेटा, टेंशन लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ में हैं, आपके हर एक स्टेप में। प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस और हेजिटेशन है मन में, डाउट्स चल रहे हैं कि प्री तो जैसे तैसे निकाल लिया हमने, बट अब मेंस का क्या करें। सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन क्या मेंस में भी सेलेक्ट हो जाएंगे? एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एम्स ने जिस लेवल पे आपकी क्लिनिकल नॉलेज को असेस किया है प्रीलिम्स में, उसका डबल ही हो सकता है आपके मेंस के एग्जाम में। सो आपने अगर थ्योरी को पढ़ रखा है, देन इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट 40 to 50% जंग ही जीती है। अगर आपने अभी भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लेवल पे सॉल्व नहीं किया, एमसीक्यू के नंबर्स बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, या फिर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप अभी भी बाकी बच्चों से बहुत पीछे चल रहे हो। एंड ऑल्सो आप सभी जानते हैं, जो नॉर्सेट के रिपीटर्स हैं वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि मेंस के एग्जाम में किस तरह से रिफाइनिंग की जाती है। और ऑलमोस्ट जितने बच्चे अभी क्वालिफाई हुए हैं ऑलरेडी, उनमें से काफ़ी बच्चों को छांट दिया जाता है। और वो छांटने का बेसिस ही ये है कि आप अपनी पढ़ी हुई थ्योरी को क्लिनिकली कैसे हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे, राइट। सो आज हम समझने वाले हैं नॉर्सेट एग्जाम का वो ब्लूप्रिंट जो आपको मेंस में सिलेक्शन दिलवा सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है जो मैं आपको बोलूंगी सेशन को देखने के लिए, वो ये कंडीशन है कि जो भी चीज़ मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी उसको आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम्स के लिए। ना सिर्फ ये वाला मेंस, अगर मेंस के बाद भी कोई भी पॉसिबिलिटी रहती है तब भी आपको करना है, बट आई विल ऑलवेज से बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना, अच्छे से पढ़ना और इस बार वाले मेंस को ही क्रैक कर लेना, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते। एंड पूरा सेशन देखना, स्किप करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे, बीच बीच में से देखोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर सकते हो। चलो अब समझते हैं हमने क्या क्या चीज़ें आज देखनी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें एग्जाम को डीकोड कैसे करना है। मेंस का एग्जाम प्रीलिम्स के एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपके मेंस के एग्जाम के अंदर बेटा, मेंस के एग्जाम में आपके नॉन नर्सिंग नहीं आएगी। इट मीन सारे क्वेश्चंस आपके नर्सिंग से होने वाले हैं। क्लिनिकल बेस्ड अभी आया था प्रीलिम्स में, और क्लिनिकल बेस्ड का लेवल इंक्रीज होके अब आपका मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें अपनी डाटा ड्रिवन प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके पास में प्रॉपर डाटा हो। आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, डाटा ड्रिवन मींस FON में बहुत सारे डाटाज आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन थेरेपी की बात करूं, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स जहां पे डाटा बहुत मैटर करता है, राइट, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में पैटर्न, प्रीवियस ईयर का पैटर्न का एनालिसिस, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉर्सेट सभी एग्जाम्स के पैटर्न को रिपीट करता है। होता क्या है नॉर्सेट का, कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उठा के, तो वो क्वेश्चन को जरूर चेंज करते हैं, बट लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते हैं, राइट। ये आप देखोगे टॉपिक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बट क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले जा रहे हैं और ऑप्शंस बदले जा रहे हैं। लेकिन मेन क्या चीज है हमारे लिए? टॉपिक। अब टॉपिक तो आप सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये देखते हुए और मेरी बात सुनते हुए कि मैम टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, थ्योरी तो हम कवर कर चुके हैं। मेन मुद्दा तो यहीं आके अटकता है कि क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन ने थोड़ी लैंग्वेज बदली और हमारा सिलेक्शन रुक गया, नेगेटिव हो गए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब ये जो बेटा मैं सेशन ले रही हूँ, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अभी मेंस देने वाले हैं, ये उनके लिए भी है जो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, या क्वालिफाई करके भी बहुत पीछे रह गए, ठीक है। सो यहीं पे आके मेन बात अटक जाती है। और सब्जेक्ट वेटेज, सब्जेक्ट की अगर वेटेज की मैं बात करूं, सब लोग जानते हैं जो बार बार नॉर्सेट दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कि अगर नॉर्सेट एक सब्जेक्ट पे फोकस करता है तो वो मैक्सिमम वेटेज उसी सब्जेक्ट को देता है। अब अगर बात करूं क्लिनिकल बेस्ड की, क्लिनिकल बेस्ड और आई कैन से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की, तो ज्यादातर सिनेरियो बेस्ड कहाँ से बनते हैं? MSN से बनते हैं, एम आई राइट? MSN से बनते हैं। उसी के साथ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके और बनते हैं OBG से, पीडियाट्रिक से एंड MHN से
और आ जाता है FOM। सो इन सभी को इंक्लूड करके मैक्सिमम वेटेड सब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम देखो, चाहे आप मेंस का एग्जाम उठा के देखो, तो मेन फोकस रहना चाहिए आपका इन सभी सब्जेक्ट्स पे, राइट। अब चलते हैं वन बाय वन अपनी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये तो हमने बात की बेटा अभी ओवरऑल, ठीक है। अब समझो मेन प्रॉब्लम कहाँ है। इतना सारा कुछ पढ़ना है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगी कोई भी बुक गलत है, ना मैं ये बोलूंगी आप बुक्स मत पढ़ो, बिल्कुल बुक्स को पढ़ो, बुक्स भी पढ़ो। अगर पढ़ना है, कहीं से कोचिंग लेनी है, कोचिंग भी लो, MCQ प्रैक्टिस करना है वो भी करो, लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से करो। मैंने ये क्यों बोला, आई एम नॉट हेयर टू टेल यू कि आप वहां से प्लान लो, ये वाला प्लान लो, ऐसा प्लान लो, नहीं। मैं चाहती हूँ आपका सिलेक्शन हो, और अगर मैं ये चाह रही हूँ आपका सिलेक्शन हो तो मैं आपको वही चीज बताऊंगी जो एक्चुअल में आपके काम आएगी। ध्यान से समझना, आपके पास में बहुत सारी बुक्स होंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एनक्लेक्स है, मॉसबी है, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास में, आप उनसे प्रैक्टिस कर रहे हो, थ्योरी भी पढ़ रहे हो। लेकिन आपने सब कुछ पढ़ लिया, बुक्स हो गई, कोचिंग हो गई, और टेस्ट सीरीज हो गई। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। एक बच्चा है, उस बच्चे ने क्या किया, एक बच्चा था, ठीक है। अब इस बच्चे ने क्या किया, नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए इस बच्चे ने ये सभी बुक्स को खरीदा, ठीक है, कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। दूसरा, इसने एक काम और किया, इसने एक और जगह से कोचिंग भी ले ली, कोचिंग भी ले ली। अब इसी के साथ इस बच्चे ने अलग जगह से एक टेस्ट सीरीज ले ली। टेस्ट सीरीज लेने के साथ अब इस बच्चे ने सोचा और प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए मैं यूट्यूब लाइव भी देखूंगा। गलत नहीं है यूट्यूब लाइव देखना, लेकिन गड़बड़ क्या की कि मैं सभी के यूट्यूब लाइव देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर MHN फैकल्टी, मेरा आपने MHN का लेक्चर अटेंड किया, मैंने एक थ्योरी अपने तरीके से आपको समझाई, वही सेम चीज आप पढ़ने के लिए दूसरी जगह गए, आपने वहां से भी सेम सेशन को अटेंड करने की कोशिश की, और आपके माइंड में वो थ्योरी जो मैंने पढ़ाई और वहां जो पढ़ाई, वो जो थ्योरी है वो माइंड में आपके कंफ्यूजन को क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या कुछ सही है, ठीक है, सब पढ़ा रहे हैं, एवरी एजुकेटर इज डिफरेंट, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट आपको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना है ताकि आपका माइंड कंफ्यूज ना हो, ठीक है। माइंड को कंफ्यूजन से बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अल्टीमेटली ये जो लास्ट के नॉर्सेट के दिन होते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी अपने प्रीलिम्स के एग्जाम से 10 दिन पहले या एक हफ्ता पहले, कि बहुत ज्यादा माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, वहां तो ये पढ़ाया जा रहा है, यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है, राइट। सो ये कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि मल्टीपल अप्रोचेस रखी। सो आपको ये मल्टीपल अप्रोचेस नहीं रखनी, इस बच्चे वाली गलती आपको नहीं करनी। ट्रस्ट वन प्लेटफॉर्म, कोचिंग लो, टेस्ट सीरीज पढ़ो, नोट्स पढ़ो, और साथ में बुक्स। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, आपको कहां से कौन सी बुक से पढ़ना है। आई रिकमेंड सबसे बेस्ट, आपके प्रिपरेशन के बैकबोन होते हैं आपके अपने नोट्स, वो नोट्स जो आप खुद से बनाते हो, ठीक है। Being your mental health nursing faculty and with so much of psychiatric experience, I must tell you, अगर आप कोई भी टॉपिक थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अगर आप उसको नहीं लिखोगे, वो आपकी बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी नहीं जाएगा, राइट। सो आपको हमेशा कोशिश करनी है, कोशिश नहीं, मैंडेटरी ही समझना कि आपको हमेशा जो भी पढ़ रहे हो, जो भी छोटा टॉपिक हो, बड़ा टॉपिक हो, माइनर सब्जेक्ट हो, मेजर सब्जेक्ट हो, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं। मल्टीपल अप्रोचेस नहीं रखनी, एक सिंगल अप्रोच रखनी है, ठीक है। एक जगह ट्रस्ट करके, अच्छी जगह ट्रस्ट करके, वैलिड जगह पे ट्रस्ट करके वहां से पढ़ना है, और 10 जगह पे भागना नहीं है, नहीं तो सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब चलो अगली बात, फिल्टरिंग द नॉइज टू फाइंड द हाईएस्ट यील्ड, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको इजी करते हैं। अगर आप
पुराना डाटा उठा के देखेंगे, हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल एग्जाम डाटा, ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे। देयर विल बी मिक्स टॉपिक। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, जब नॉर्सेट स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम पे बेटा नॉर्सेट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे क्वेश्चन थ्योरी में से आता था और अभी भी थ्योरी में से ही आता है। 2020 was the first year जब नॉर्सेट आया था, राइट, आई थिंक 2019 और 20 का मिड का ही टाइम था समथिंग, तब नॉर्सेट आया था, ठीक है। और अभी का जो टाइम है 2026, अभी भी थ्योरी में से ही क्वेश्चन आता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थ्योरी में कितना बदलाव आया है। जो थ्योरी आपने बीएससी में पढ़ी थी, थ्योरी वही है जो आपने अपने 4 साल की डिग्री में या जीएनएम में पढ़ी, बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका एम्स का है, अब वो बहुत बदल गया है। थ्योरी पूछी थी उस टाइम पे, बट थ्योरी क्या थी बेटा, थ्योरी बिल्कुल डायरेक्ट थी। लेकिन अब थ्योरी कैसी है, थ्योरी बिल्कुल ही रोटेटेड है और आई कैन से कॉम्प्लेक्स है। वो क्वेश्चन जो अब पूछे जा रहे हैं, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज। अब उनको सॉल्व करने के लिए सिंपल थ्योरी तो बेटा काम नहीं आएगी, रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी को पढ़ते रहना, रट्टा मारना बिल्कुल काम नहीं आएगा। मगिंग अप इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू और इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू क्रैक एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम। सिर्फ नॉर्सेट नहीं, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका यहाँ पे रट्टा काम अब नहीं आएगा। 2025 के बाद से तो इस तरह से रैपिड चेंज आया है हमारे एग्जाम्स के अंदर। जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, जॉब के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनमें रैपिड चेंज आया है एंड क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है एंड कंपटीशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, आपको नहीं लगता अप्रोच को भी बदलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से, कोचिंग लेने से और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेने से अब काम नहीं होगा। अब चाहिए हमें ऐसा प्लान जो सिर्फ और सिर्फ, प्लान का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई कोर्स है, ठीक है, ऐसा आपको अपना प्लान बनाना चाहिए पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पूरी की पूरी एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लिनिकल रीजनिंग के आते हैं, ठीक है, क्लिनिकल रीजनिंग, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड, ठीक है, जो आपने अभी प्री में भी देख लिया होगा और सेम चीज अभी मेंस में भी होने वाली है। मेंस में लेवल बढ़ेगा ही, तो 60 to 70% क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलना, बड़े आराम से आपके सारे क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं डायरेक्ट थ्योरी की, तो मैं ये नहीं बोलूंगी डायरेक्ट थ्योरी नहीं आती, डायरेक्ट थ्योरी आती है। अभी प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत डायरेक्ट पूछे थे, बट बच्चों ने क्या गलती की थी कि यहाँ पे अपने ब्रेन को ओवर यूटिलाइज किया, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चों ने अपने ब्रेन को क्या किया, ओवर यूटिलाइज, मतलब अननेसेसरी थ्योरी को इसमें लगाया, ये सोच के कि भाई क्वेश्चन तो इतना सिंपल नहीं पूछा जा सकता, भाई ये नॉर्सेट का एग्जाम है, इसमें इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। तो ये गलती करी थी बहुत सारे बच्चों ने और स्कोर कार्ड सबका बहुत लोएस्ट रहा, राइट। सो आपको ये गलती नहीं करनी, कभी भी ये गलती नहीं करनी। चाहे मैं आपको बाद में जो नॉर्सेट अभी सितंबर में आएगा उस नॉर्सेट के लिए बोलूं या अभी आने वाले मेंस के लिए बोलूं, आपको डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे 30 to 40%, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन सीधा है तो उसमें फालतू का आपको कोई थ्योरी को इम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। कैसे ऑप्शंस को क्लिक करना है वो सब आपको मैं सिखाऊंगी अपनी सारी क्लासेस में, जो भी आपको यूट्यूब पे और बाकी इन ऐप मिलने वाली है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब समझते हैं एनाटॉमी क्या है हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर की। भाई हमने अपनी बॉडी की एनाटॉमी तो पढ़ ली फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी में, और उसको बार बार पढ़ भी लिया नॉर्सेट के एग्जाम के लिए। अब समझते हैं कि नॉर्सेट के मेंस के एग्जाम की एनाटॉमी क्या है। अगर मैं एग्जाम वेटेज की बात करूं बेटा, अगर मैं एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो 60 to 70% आपका 60 to 70% क्लिनिकल सिनेरियो आएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड 30 to 40% डायरेक्ट थ्योरी से आ सकता है, राइट।
अब बात करते हैं कोर फोकस कहाँ किया जाता है। अगर क्लिनिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो बेटा यहाँ कोर फोकस आपका किया जाएगा एप्लीकेशन एंड प्रायोरिटी पे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको एप्लीकेशन करनी होगी कि क्या अप्लाई करें पेशेंट में, किस तरह से नर्सिंग इंटरवेंशन करना है, ठीक है, किस तरह से नर्सिंग इंटरवेंशन आपको करना है। दूसरा प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जहां पे चारों ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेंगे। चारों ऑप्शन बेटा करेक्ट हो सकते हैं, बट आपको उन चारों में से द बेस्ट निकालना है कि पहले कौन सा करना है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स मेंशन्ड है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स लिखे आए हैं, वहां नहीं लिखा पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। आपसे पूछा गया व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी एक्शन, और चारों ऑप्शन वही दिए गए जो एक रेस्पिरेटरी अरेस्ट के पेशेंट को किया जाता है। अब आप तो हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि आपको पता है आपने थ्योरी में चारों पढ़े हैं, चारों एक्शन करने हैं, लेकिन यहाँ आती है प्रायोरिटी की, ऐसा क्या किया जाए जो पेशेंट को डेंजर से बाहर निकालेगा इनिशियल लेवल पे, अदरवाइज पेशेंट मे डाई, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फोकस होते हैं। मार्क माय वर्ड्स, 60 to 70% अगर मैंने बोला सिनेरियो बेस्ड आएगा, तो उस सिनेरियो बेस्ड में मान के चलो ये प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50 to 60% ही होंगे, ठीक है। तो समझ लेना इस चीज को बहुत ध्यान से, प्रायोरिटी एंड एप्लीकेशन बेस्ड 50 to 60% कवर करेगा। की एलिमेंट्स क्या क्या आपके वहां टेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, ये एक बहुत ही अनटच्ड एलिमेंट है एग्जाम का, ठीक है। हम एग्जाम देने जाते हैं, अगर मैं एज एस्पिरेंट सोचूं, जब मैं भी स्टूडेंट टाइम में थी, मेरा भी यही एक माइंडसेट था उस टाइम पे कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मेरा एग्जाम जो भी होगा वो चेक करेगा, करेक्ट आंसर्स देखे जाएंगे, करेक्ट आंसर्स के बेसिस पे मेरा स्कोर कार्ड बनेगा, परसेंटाइल आएगी, क्वालिफाई होगा, नॉन क्वालिफाई होगा, व्हाटएवर, ठीक है। बस इतना हम एज एस्पिरेंट सोचते हैं, बट हम उसके पीछे की स्टोरी नहीं समझते कि अगर हम एज अ नर्स इतने बड़े हॉस्पिटल में जाके वर्क कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट एट दिस लेवल, अगर इस लेवल पर केयर करनी है, और एम्स कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है, वी ऑल नो दैट इट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राइट। सो वहाँ पे हर जगह से पेशेंट आता है, अलग अलग तरह की डिजीज डिसऑर्डर्स के साथ में पेशेंट आता है। अगर हमें बेसिक थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी, या फिर नॉलेज ले ली लेकिन हमें वो बेसिक थ्योरी ही लगानी अगर नहीं आएगी उस प्रेजेंट कंडीशन में, अगर पेशेंट आया, पेशेंट को पर्टिकुलर आपको सिम्टम्स दिखे, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ी हुई थ्योरी को, उसमें नॉलेज को उस पेशेंट के सिनारियो में लगा ही नहीं पाओगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप वहां पे एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर खड़े भी रह सकते हो, नहीं रह पाओगे। दिस इज वेयर द एम्स एग्जामिनर, नॉरसेट एग्जामिनर चेक्स योर एबिलिटी। केस बेस्ड सिनेरियो इसीलिए दिए जाते हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हर बार क्वेश्चंस बदल जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, सिनेरियो बेस्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और इस बार के प्रीलिम्स ने तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए थे एज इफ वी सी द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, राइट। सो इसके पीछे का रीजन यही है जो अभी मैंने आपको बताया। दूसरा, पेशेंट के सिम्टम्स, डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्रायोरिटी केयर। अगर अब आप ध्यान से देखें, ये क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन और प्रायोरिटी क्वेश्चंस, पीछे का बैकग्राउंड अब क्या है, एक वो सिनेरियो जहां पे किसी एक अलग देश के कोने से कोई एक पेशेंट आ रहा है आपके पास में, आप वहां पे ड्यूटी नर्स हो, और आपके सामने ऐसे अजीबोगरीब सिम्टम्स दिख रहे हैं पेशेंट के, और आपको उसके सिम्टम्स के बेसिस पे असेसमेंट भी करना है, नर्सिंग असेसमेंट, वाइटल्स एंड एवरीथिंग। आपको एक डायग्नोसिस भी बनाना है ताकि आप डॉक्टर को उस पेशेंट को प्रेजेंट कर सको, नर्सिंग इंटरवेंशन भी आपको करनी है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने भी डायग्नोसिस कर दिया, मेडिकेशन आपको देनी है, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के साथ में आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी नॉलेज को लगाना आना चाहिए, राइट। सो यही एक मेन फोकस होता है अब नॉरसेट के एग्जामिनर्स का, कि आप क्या सक्षम है उस जगह पे खड़े होकर एक पेशेंट को केयर देने के लिए जो पता नहीं कौन से देश के कोने से आया है और आपको अपनी जिंदगी सौंप रहा है, आपके हाथ में अपनी जिंदगी दे रहा है कि मुझे ठीक कर दो, राइट। आई होप सब समझ गए होंगे कि क्यों एग्जाम का ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्यों ज्यादा आ रहे हैं, राइट। और स्टडी अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, अब तैयारी कर रहे हो,
आई डोंट नो, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो रिपीटर्स होंगे नॉर्थ सेट के, बहुत सारे बच्चे पहली बार नॉर्थ सेट दे रहे होंगे, राइट। तो आपकी तैयारी की अप्रोच होनी चाहिए, इमीडिएट एक्शन क्या होगा, एप्लीकेशन क्या क्या करनी है, और उन एप्लीकेशंस में से भी नंबर 1 पे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, आपको पूरा सीक्वेंस आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट थ्योरी की, डायरेक्ट थ्योरी में से 30 to 40% ही आता है नॉर्थ सेट में रिकॉल एंड फैक्चुअल नॉलेज। रिकॉल से मतलब है प्रीवियस ईयर, राइट। यहां से आते हैं आपके PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जैसा मैंने अभी सेशन के स्टार्टिंग में कहा था, आपके जितने भी नॉर्थ सेट के एग्जाम होंगे उनमें से मेजॉरिटी टॉपिक्स जो होते हैं बेटा वो रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बदलती है बस, राइट। सो यहाँ से बहुत हेल्प होगी अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड को भी साथ साथ में स्टडी करते रहेंगे। और इसके लिए वी विल ऑल्सो टेक अ स्पेशल सेशंस, आई विल टेक स्पेशल सेशंस ऑन PYQ एज वेल। वीडियो के देखते देखते आप नीचे कमेंट भी कर देना कौन से ईयर का पर्टिकुलर नॉर्थ सेट आपको सॉल्व करना है मेरे साथ में, हम वो सभी सॉल्व करेंगे, राइट। एंड योर फैक्चुअल नॉलेज, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है, भले 6 महीने लगा के पढ़ी, भले ही 3 महीने में पढ़ी है या 1 से 2 साल में पढ़ी, वो पूरी फैक्चुअल नॉलेज इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड आएगा आपका डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन। डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, फैक्ट्स, प्रोटोकॉल्स, ड्रग के नेम्स एंड फॉर्मूलाज। और ड्रग फॉर्मूलाज में अगर मैं बात करूं कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स की, लाइक डोपामिन, डोब्यूटामिन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका कैलकुलेशन बाकी ड्रग के कैलकुलेशन से डिफरेंट है। इस तरह की ड्रग्स को जरूर प्रैक्टिस कर लेना अपने मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है जिसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती उसके लिए। और ये क्वेश्चंस के जो इस ड्रग कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वंस, राइट। सो इनको जरूर पढ़ लेना। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड, डायरेक्ट थ्योरी में से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मोस्टली फोकस यहाँ की तरफ रहेगा आपका सिनेरियो बेस्ड की तरफ, एप्लीकेशन प्रायोरिटी बेस्ड, बट डायरेक्ट थ्योरी से भी क्वेश्चन आएगा। इसीलिए थ्योरी के साथ में MCQ प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट वाइज समझते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा मन नहीं करता पढ़ने का, मैं भी जब स्टूडेंट थी मेरा भी बहुत ज़्यादा मन नहीं करता था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ने का, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्या आएगा, कैसे पूछा जाएगा, मैं सब अभी आगे बताऊंगी कि पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन चीज़ों को तो विदाउट एनी मिस पढ़ना है अपने आने वाले अभी वाले मेंस के लिए, ठीक है। सो ये है हमारे सब्जेक्ट का ट्रेंड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थ्योरी, अगर थ्योरी की वॉल्यूम की हम बात करें बेटा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इतना वॉल्यूम कवर करता है, फार्माकोलॉजी बहुत कम है, कम्युनिटी हेल्थ यहाँ तक इतना आता है, उससे ज़्यादा फंडामेंटल है एंड साइकेट्रिक नर्सिंग है। मेंस के एग्जाम का ट्रेंड है ये अभी तक का प्रीवियस ईयर का, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग अगेन इंक्रीज हो जाता है। अब पीडियाट्रिक नर्सिंग भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, बट पीडियाट्रिक सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के लिए, पीडियाट्रिक नर्सिंग पूरा पढ़ने के लिए दिन नहीं है, रिवीजन करनी है, मेंस को क्रैक करना है। लेकिन अब इसमें से भी क्या ऐसा पढ़ें कि हमें पता हो यही पूछा जाता है नॉर्थ सेट में, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। OBG इतना लेवल पे पूछा जाता है एंड MSN सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राइट। सो ये तो हो गया सब्जेक्ट वेटेज। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि पढ़ें क्या। चलो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जैसा मैंने कहा क्लिनिकल और थ्योरी आ सकता है, क्लिनिकल ज़्यादा आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम होंगे। यहाँ पे केस बेस्ड डोमिनेट करेगा और यहीं पे आपको पेशेंट के सभी सिनेरियोज पता होने चाहिए। इस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में क्या सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोसिस क्या बनता है, उसके साथ में क्या मेडिकेशन देनी है और कौन सी मेडिकेशन पेशेंट के कौन से सिम्टम को ट्रीट कर रही है, और उससे भी पेशेंट के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, अब उसको मैनेज कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के लिए ज़रूरी है आपकी MSN की थ्योरी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, OBG एंड गायने में क्या पढ़े। OBG एंड गायने दोनों अलग है, सभी जानते हैं। OBG एंड गायने में क्लिनिकल इतना आएगा एंड थ्योरी 30 to 40% पूछी जाती है। मिक्स्ड होंगे, सिनेरियो हैवी होंगे एंड प्रायोरिटाइज करने हैं आपको मैटरनल फीटल इमरजेंसी इंटरवेंशन ऑलवेज।
हमेशा करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, आपको ओबीजी के लिए रिवाइज ऑन टिप्स क्या क्या करना है अपने मेंस के लिए, जितने भी फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशंस एंड डिसेलरेशंस है इनको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ और बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, आगे आने वाले सेशन में सभी कुछ मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी, ठीक है। और साथ में आप निगल्स फॉर्मूला जरूर प्रैक्टिस कर लेना। आई नो वेरी सिंपल, बट कई बार बहुत बार बच्चे एग्जाम प्रेशर में इस चीज को मिस कर देते हैं, पढ़ के नहीं जाते और एग्जाम टाइम में ये सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि टाइमर भी टिक टिक करता है, एग्जाम का भी प्रेशर है, आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं, छोड़ देते हैं कि कैलकुलेशन है लास्ट में करेंगे और लास्ट में टाइम ही नहीं बचता, ठीक है। तो निगल्स रूल को भी अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इतनी अच्छे से आ जाए कि आपको उसमें हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स लगे, उससे ज़्यादा टाइम ना लगे कैलकुलेट करने में, राइट। अब बात करें अगर पीडियाट्रिक नर्सिंग की, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, पीडियाट्रिक नर्सिंग में ग्रोथ के माइलस्टोन्स, ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ माइलस्टोन्स, ग्रोथ चार्ट पढ़ लेना, सारे ग्रोथ माइलस्टोन्स पढ़ लेना, ठीक है। और बेबी की न्यूबॉर्न केयर कैसे की जाती है वो सब जरूर पढ़ लेना, ठीक है। न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक दोनों कंबाइन करके पीडियाट्रिक नर्सिंग का सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे नियोनेटल नर्सिंग अलग से कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। पीडियाट्रिक के अंदर ही नियोनेटल भी आएगा, तो वो भी पढ़ना है। मेन है नियोनेटल रिससिटेशन, इसको जरूर पढ़ लेना, यहाँ से एडीआर पे तो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है। एंड नॉर्सेट ट्रेंड को चेंज भी करता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देता है। एंड अगर नॉर्सेट हमसे 2 कदम आगे है, हमें नॉर्सेट से 5 कदम आगे रह के चलना होगा, तभी हम टॉप रैंक ला सकते हैं, है ना। तो नियोनेटल रिससिटेशन पूरा पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ एडीआर की रेशियो को याद करके मत चले जाना, ठीक है। इसीलिए रट्टा नहीं मारना, हमें समझ के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, थ्योरी के साथ में एमसीक्यू को भी, राइट। चलो अब बात करते हैं उन 2 सब्जेक्ट्स की जो ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस हो जाते हैं, स्पेशली साइकाट्रिक नर्सिंग। तो इस बार के प्रीलिम्स में सेम यही हुआ था, साइकाट्रिक नर्सिंग को ज़्यादा बच्चों ने टच नहीं किया था, इवन आफ्टर माई इंसिस्टिंग वर्ड्स, या मेरे बोलने के बाद भी कि भाई साइकाट्रिक नर्सिंग को भी प्रायोरिटी दो, क्योंकि आने वाला नॉर्सेट 2026 में 100% इसको इंक्लूड करेगा। और यही हुआ, लेकिन जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी उनका स्कोर कम रहा। तो साइकाट्रिक नर्सिंग कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये 50 to 60% क्लिनिकल वेटेज कैरी करता है आपके नॉर्सेट एग्जाम में, प्री में भी मेंस में भी, एंड 40 to 50% थ्योरी। 40 to 50% थ्योरी, इट मीन्स इट इज क्रिएटिंग अ वेरी ह्यूज गैप, समझ रहे हो आप। अगर मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करूं, वहां से भी इतनी थ्योरी नहीं आती जितनी एमएसएन की आ रही है। 40 to 50% थ्योरी इज क्वाइट बिग नंबर, राइट। यहाँ पे केस भी बना के पूछा जा सकता है, एक सिनेरियो देके सिम्टम्स के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट बेस। सबसे ज्यादा साइकोफार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है बेटा, साइकोफार्माकोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी साइकियाट्रिक नर्सिंग में, जिसकी मैं आपको अगर परसेंटेज में बात करूं 70 to 80% इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरे नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन में साइकोफार्माकोलॉजी। सारी क्लासेस, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल है, सब पढ़ाऊंगी, सारी रिविजन करवाऊंगी, ठीक है। बट जहाँ पे भी आप अभी मेरे इस सेशन को देख रहे हो वहाँ पे इंपॉर्टेंट करके बड़ा बड़ा लिख लेना साइकोफार्माकोलॉजी को। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, यस, ये वो टॉपिक है जिसको हम अपने कॉलेज डेज में ऐसे इग्नोर करते हैं। इतना ही तो करना है, पेशेंट से बात ही तो करनी है, आईपीआर ही तो मेंटेन करना है, यस। जब तक आप कॉलेज में हो तब तक सिर्फ आईपीआर के लिए ये जरूरी है, क्वेश्चन के लिए ये जरूरी है कि थ्योरी वाला बड़ा क्वेश्चन हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। बट व्हेन इट कम्स टू क्लिनिकल एप्लीकेशन, पूरी प्रायोरिटी चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि यहीं से बन के आते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन। डिप्रेसिव पेशेंट है आपके सामने है, कैसे बात करोगे उससे? डिप्रेसिव पेशेंट ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, इवन एक्सप्रेसिव होता ही नहीं है। दे व्हाट आई से, दे वांट टू बी असाइड, हमेशा अंधेरे में बैठे रहना, एक कॉर्नर पकड़ के, इस तरह के होते हैं पेशेंट्स, राइट, डिप्रेसिव। बट उससे बात कैसे करोगे? वहीं आके सारी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, अप्रोच बदल जाती है। एक ऑप्शन गलत चूज किया और
बहुत बच्चों से रैंक में पीछे हो जाओगे, राइट। सो इस चीज को समझना। एंड पेशेंट सेफ्टी, बट पेशेंट सेफ्टी के साथ में आपकी सेफ्टी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स वायलेंट होते हैं। वायलेंट पेशेंट को कैसे करना है, इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिनकी मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगी। बट कंडीशन यही रहेगी कि सारी के सारे सेशंस में जो भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, किस तरह से पेशेंट से बात करनी है, कौन से पेशेंट की स्टेटमेंट में क्या आपको रिस्पॉन्स देना है, उन सभी चीज़ों को आपको लिखते रहना है केस वाइज, राइट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगेन MSN के साथ में FON बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। 40 to 50% क्लिनिकल एंड 50 to 60% थ्योरी। थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक तो बहुत फेमस टॉपिक है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और एनीमा, इस तरह के और बहुत सारे, आई कैन लिस्ट n नंबर ऑफ टॉपिक्स हेयर जो FON से डायरेक्ट पूछे गए हैं, राइट। लेकिन यहाँ भी मेन हमारा क्या है, पेशेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। सिनेरियो यहाँ भी बनेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे सिनेरियो बने, 40 to 50% ही सिनेरियो बनते हैं, बाकी 50 to 60% थ्योरी से क्वेश्चन आता है। कौन सी थ्योरी? जैसे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, एनीमा हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस, आई इरिगेशन, ईयर इरिगेशन, फॉरेन बॉडी है, ये सब इस तरह के टॉपिक्स, राइट। सब प्रैक्टिस करेंगे, बस आपको सही टाइम पे सही चीज को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। रूल्स क्या क्या अप्लाई करने हैं, कैसे क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है, आपके सामने पूरा पेपर चलेगा। उस पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपको क्या फोकस करना है और अभी प्रिपरेशन में क्या फोकस करना है, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। मैं बिल्कुल आपको ये भी बताऊंगी आने वाले कुछ दिनों में कि एग्जाम आ गया है, अब एग्जाम के अंदर बैठ के उन घंटों में किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है या टेंशन होती है। भले ही कोई कितना भी बोल ले कि बहुत टेंशन है तो मत लो टेंशन, एग्जाम अच्छा नहीं होगा, नींद पूरी लो। आई नो, आई हैव सफर्ड द सेम जो अभी आप सफ़र कर रहे हो। नहीं हो पाता, कोई कुछ भी बोले इंटरनली तो हम फील करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को साथ साथ में समझेंगे, ठीक है। बस कंडीशन यही है, जो बोला जाए उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यस, अब देखते ही सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही मन में ये सोच लिया होगा कि नहीं मैम ये नहीं पढ़ना, इसको तो हम छोड़ ही देंगे, या इसमें से बस इंपॉर्टेंट निकाल के पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। मत करना ये गलती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। लास्ट टू लास्ट ईयर के नॉर्सेट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ने अच्छा खासा वेटेज कैरी किया था। लास्ट टू लास्ट ईयर के नॉर्सेट में अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे CHN से, ठीक है। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, जहाँ हमें ज़्यादा लगता है कि ये थोड़ा बोर करता है सब्जेक्ट, नींद आती है इससे, या इतना इंटरेक्टिव नहीं है, बिकॉज यहाँ मोस्टली थ्योरी है, क्लिनिकल कम है, राइट। मोस्टली थ्योरी है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम सारे पढ़ने पड़ेंगे, नेशनल प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रट्टा बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाटा ही इस तरह का है, जैसे नेशनल प्रोग्राम्स हो गए, उसमें आप कोई क्लिनिकल सिचुएशन नहीं बना सकते। अब हम BSc नर्सिंग के टाइम से हमारा ब्रेन इस तरह से पूरी तरह से व्हाट आई कैन से ऑपरेट हो चुका है, ब्रेन में ऐसी कमांड जा चुकी है क्लिनिकल बेस्ड वाली, कि अब माइंड को इस लेवल तक लेके आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट अगर आप एक बार 1 से 2 हफ्ते प्रैक्टिस करते हैं इस सब्जेक्ट की, तो अपने आप ये भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। नाउ अगेन मेंस के एग्जाम में इतने दिन तो नहीं है हमारे पास, तो अब क्या करें, आप सारे नेशनल प्रोग्राम्स को रिवाइज कर लो, ठीक है, सारे स्टैटिस्टिकल डाटास को रिवाइज कर लो, एंड सभी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स को रिवाइज कर लो। इतना कर लो एटलीस्ट जब तक अभी मेंस का एग्जाम नहीं होता, फॉर दिस मेंस एग्जाम। उसके बाद क्या करना है आई विल टेल यू, ठीक है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। साइकोफार्माकोलॉजी मैंने आपको मेंटल हेल्थ में ही बता दिया कि वो इंपॉर्टेंट है, राइट। मोस्टली फैक्चुअल, एप्लीकेशन, प्रायोरिटाइज, स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन, ड्रग के नेम्स, उनका इंट्रैक्शन में भी यहाँ साइकोफार्माकोलॉजी रिलेट कर लेना डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड डोजेज फॉर्मूलास वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको जरूर रिवाइज कर लेना आने वाले मेंस के लिए।
अब चलते हैं आगे। द अल्टीमेट लेंस फॉर योर नॉर्सेट सक्सेस। क्या अल्टीमेट लेंस रहेगा, कैसे सक्सेस मिलेगी नॉर्सेट में? मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट रहना है। पेशेंट यानी कि मरीज नहीं बनना, मरीज नहीं बनना, पेशेंट यानी कि धैर्य रखना है। ठीक है, धैर्य रखोगे, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखोगे, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, तो डेफिनेटली नॉर्सेट सक्सेसफुल होगा। अब एक और स्टोरी है। अब आप बोलेंगे मैम स्टोरीज बहुत बताती हैं। स्टोरीज इसलिए क्योंकि हम नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं और नॉर्सेट में भी सिनेरियोज ही पूछे जाते हैं। नाउ इमेजिन दिस इज अ टेबल। ठीक है, अब ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने रख दी चीजें। फॉर एग्जाम्पल टेबल ही चला गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, ये हो गया हमारा टेबल। इसके ऊपर मैंने रख दी चीजें, जैसे यहाँ रख दिया ग्लास, यहाँ रख दी बुक्स, ठीक है, यहाँ पे रख दिए पेपर्स। अब ऑलमोस्ट ये टेबल जो है ऑक्यूपाइड है ना, ये टेबल पूरा ऑक्यूपाइड है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज रखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक पेन स्टैंड भी रखना था, ठीक है, एक पेन स्टैंड भी रखना था। अब क्या मैं इसके ऊपर इसको रख पाऊंगी? नहीं रख पाऊंगी, राइट। सेम चीज हमारे ब्रेन के साथ में होती है। हमारा ब्रेन इसी तरह से वर्क कर रहा है। कैसे? नाउ एज्यूम ये टेबल क्या है, ये आपका ब्रेन है। इसके अंदर आपने टेंशन डाल दी। किसकी टेंशन? मेंस होगा या नहीं होगा। आपने यहाँ पे एंजाइटी डाल दी। पढ़ तो सब कुछ लिया है, लेकिन क्या मुझे एग्जाम में याद रहेगा? आपने इसके ऊपर और बहुत सारे डाउट्स डाल दिए कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं अपने घर वालों से क्या बात करूंगा। और कंफ्यूजन डाल दी टेबल के ऊपर कि क्या मैं साथ साथ में जॉब भी कर लूं, या मैं ये भी कर लूं, या मैं वो भी कर लूं, या मैं इधर की कोचिंग ले लूं, वहां की कोचिंग ले लूं। अब आपके पास में प्रिपरेशन को या रिवीजन को ब्रेन में डालने का स्पेस ही नहीं बचा। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आपको अननेसेसरी चीजों से अपने माइंड को भरना नहीं है। स्पेस उतना ही है, इसको ज्यादा हैवी लोड नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी स्टडी पे करना है एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है कि होगा, मुझसे नहीं तो और किससे होगा। मैंने 4 साल पढ़ाई करी है, मैंने 3 साल पढ़ाई की है, मैंने प्रिपरेशन भी करी, मैंने कोचिंग भी ली, अब तो मुझे करना ही है। ठीक है, इस माइंडसेट से रहोगे तभी नॉर्सेट क्रैक होगा, राइट। अब आने वाले सभी सेशंस आप अटेंड करना, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे अपने आने वाले मेंस के लिए एंड ऑल्सो फॉर नॉर्सेट 11, साथ साथ में पढ़ेंगे, साथ साथ में एग्जाम को क्रैक करेंगे। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और कोई भी डाउट है नॉर्सेट से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डाल देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।